नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस का। फॉर डोंगरिया कोंड्स क्लियरिंग देयर नेम्स फ्रॉम नक्सल केसेस अ प्रायोरिटी बिफोर दे वोट। तो यहाँ ये न्यूज भले ही हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ इम्पोर्टेंट है डोंगरिया कोंड्स के बारे में जानना, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइबल से सवाल एग्जाम में आते हैं। तो डोंगरिया कोंड्स कौन है, कहाँ रहते हैं, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो डोंगरिया कोंड्स जो है वो ओडिशा में रहने वाली एक ट्राइब है, और इनका कहाँ पे इनका निवास है, तो नियमगिरी हिल्स ऑफ ओडिशा में ये लोग रहते हैं। और ओडिशा में 13 पीवीटीजीज हैं, जिसमें से ये भी एक है। तो पीवीटीजीज कौन होते हैं, हम रिवाइज करते हैं। तो पीवीटीजीज होते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और कितने हैं ये इंडिया में, तो एट प्रेजेंट 75 पीवीटीजीज इंडिया में हैं। तो दे आर अ पार्ट ऑफ द लार्जर कोंड ट्राइब। ये कोंड ट्राइब को बिलोंग करते हैं, और इनका एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसका नाम है कुई। तो अगर हमसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि डोंगरिया कोंड या डांगरिया कोंड कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते हैं, तो कोंड ट्राइब को बिलोंग करते हैं, प्लस ये ओडिशा में रहते हैं। ओडिशा में कहाँ रहते हैं, तो नियमगिरी हिल्स पे रहते हैं, और इनका एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसको कि कुई लैंग्वेज बोलते हैं। और नियमगिरी हिल कहाँ लोकेटेड है, तो अंडर द रायगढ़ एंड कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ये नियम राजा या फिर नियम राजा जो कि सुप्रीम गॉड है नियमगिरी जंगल के, उनको वर्शिप करते हैं। प्लस अप्रोक्सीमेटली 8000 लोगों की इनकी पॉपुलेशन है। ये जो लोग हैं इनकी तस्वीर देखिए आप, ये जो लेडीज हैं इनका एक बहुत डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल होता है। ये अपने बालों में क्लिप्स लगाती हैं, they wear different kinds of beads and jewelry and everything। तो ये इनके लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ज्वेलरी, टैटूज और हेयर स्टाइल। जो women है वो they wear rings through their ears and 3 through their noses। तो उनके जो कान होते हैं उसमें बहुत सारे इयररिंग्स होते हैं, और नाक में भी 3 इयररिंग्स होते हैं। कैसे, तो एक दोनों साइड में और प्लस एक बीच में। इसके अलावा जो बॉयज होते हैं वो भी 2 नोज रिंग्स जो पहनते हैं, और डोंगरिया गर्ल्स वेयर क्लिप्स इन देयर हेयर एंड रिंग्स एंड बीड्स अराउंड देयर नेक्स। और ये इनकी जो लाइफस्टाइल है ये अपने आप को सस्टेन कैसे करते हैं, तो नियमगिरी फॉरेस्ट में ये लोग रहते हैं। तो नियमगिरी फॉरेस्ट से जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वहां से हॉर्टिकल्चर और शिफ्टिंग कल्टिवेशन करके ये लोग अपने आप को सस्टेन करते हैं। तो ये GS1 के पर्सपेक्टिव से प्लस प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, व्हाई डज द सेंटर वांट टू मॉडिफाई द 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट। पिछले दिन के एनालिसिस में हमने बात करी थी स्पेक्ट्रम एलोकेशन के बारे में। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन के क्या तरीके हैं, इन सारी चीजों के बारे में। और न्यूज हमारा यही था कि जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से पिटिशन कर रही है कि फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि आफ्टर 2G स्पेक्ट्रम केस जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, और बोला था कि जो भी स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगी वो सारा ऑप्शन के थ्रू होगा। तो यहाँ पे यही सवाल पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों सेंटर जो है वो फिर से चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को अलाउ कर दिया जाए, और जो ऑप्शन एलोकेशन है उसको लिमिट कर दिया जाए। मतलब गवर्नमेंट का ये नहीं कहना है कि ऑप्शन एलोकेशन होगा ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट चाहती है कि ऑप्शन एलोकेशन के साथ साथ कुछ चुनिंदे केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी अलाउड हो, जो कि रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने अंडर टेलीकॉम एक्ट 2023 प्रपोज भी किया है। तो क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन? इट इज अ मेथड वेयर द गवर्नमेंट थ्रू अ डेजिग्नेटेड एजेंसी, उस दिन हमने देखा था कौन है ये डेजिग्नेटेड एजेंसी, इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, assigns the spectrum rights to users rather than relying on auctions। कि गवर्नमेंट अपनी डेजिग्नेटेड एजेंसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के थ्रू अंडर स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो स्पेक्ट्रम एलोकेट करेगी, ना कि
ऑक्शन पे रिलाई करेगी फॉर स्पेक्ट्रम एलोकेशन। रिसेंटली अभी टेलीकॉम एक्ट 2023 ने solidified the role of administrative allocation for certain sectors including satellite and communication. However, mobile service spectrum allocation जो रहेगा that will continue to be primarily done through auctions to ensure fair competition and maximize revenue for the government. कि अब जो टेलीकॉम एक्ट 2023 में जो चेंजेस किए गए हैं वो ऐसे किए गए हैं कि कुछ सेक्टर्स जैसे स्पेस कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन वहां पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन से स्पेक्ट्रम अलॉट करेंगे और बाकी के जो सेक्टर्स हैं जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन वहां पे हम ऑप्शन के थ्रू स्पेक्ट्रम को एलोकेट करेंगे ताकि एक फेयर एंड कॉम्पिटिटिव एलोकेशन भी हो प्लस गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी मैक्सिमाइज हो। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है तो उसकी कुछ रीजंस होंगे, उन रीजंस को हम समझते हैं कि क्यों अभी गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन है उसको अलाउ कर दिया जाए। वो समझने से पहले हम देख लेते हैं कि टेलीकॉम एक्ट 2023 ने क्या बोला है। तो टेलीकॉम एक्ट 2023 restricts administrative allocation to a small set of users कि सबको हम नहीं कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन बल्कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ यूजर्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी, स्पेस एंड सैटेलाइट एप्लीकेशन प्लस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स जैसे कि दूरदर्शन। तो इन सब केसेस में क्या होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन और इसके अलावा जो भी केसेस होंगे उसमें होगा ऑप्शन एलोकेशन। तो क्या प्रोज है क्या कॉन्स है एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन से तो सबसे पहला टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेक्ट्रम कैन बी डायरेक्टली असाइन टू यूजर्स सर्विंग पब्लिक इंटरेस्ट, डिफेंस, पब्लिक सेफ्टी और विद स्पेसिफिक नीड्स कि जो मेरे नीड्स हैं। अब अगर मैंने ऑप्शन एलोकेशन किया तो उसमें अपने बिड के हिसाब से तो मान लीजिए कोई कंपनी जो है वो आकर बिड करती भी है बट उसकी जो परफॉर्मेंस है अब तक की वो इतनी अच्छी नहीं रही है। दो कंपनीज का हम एग्जांपल लेते हैं ए और बी और यहाँ जो स्पेक्ट्रम एलोकेट हो रहा है वो डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए हो रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ए जो कंपनी है दैट इज वेरी एफिशिएंट, इट इज वेरी जो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल, इसका जो मैकेनिज्म है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है प्लस ये अकाउंटेबल रहेगा इन फ्यूचर। बट इसकी जो बिड है दैट इज नॉट एज कॉम्पिटिटिव एज बी की बिड। अब बी के बारे में देखते हैं तो इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट, एक रिलेटिवली न्यू कंपनी है जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक प्रूवन नहीं है और बट इसका जो बिड है वो कंपेयर टू ए ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो अगर हम ऑप्शन एलोकेशन के थ्रू देखेंगे तो ये जो बिड होगा वो ये जो स्पेक्ट्रम एलोकेट होगा वो बी को जाएगा क्योंकि उसकी बिड ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। बट अगर कायदे से देखा जाए तो ए और बी में ज्यादा चांसेस किसके हैं कि वो स्पेक्ट्रम को एफिशिएंटली यूज करेगा, ए के, क्योंकि ए का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्रूवन है इन सब मामले में। तो इसीलिए इन सब कारणों से जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कुछ चुनिंदे सेक्टर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी अलाउ किया जाए ताकि जो भी मेरे नीड्स हैं उसको हम स्पेसिफिकली एड्रेस कर सकें। नेक्स्ट इज फास्टर एलोकेशन। बाईपासिंग ऑप्शंस कैन स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस स्पेशली फॉर क्रिटिकल सर्विसेज। अब अगर एग्जाम्पल लीजिए कि मुझे एक डिफेंस सैटेलाइट बनाना है जो कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेट करना पड़ेगा। अब अगर पूरा बिडिंग प्रोसेस करेंगे उसके बाद ऑप्शन प्रोसेस करेंगे, बिडिंग करेंगे, एलोकेट करेंगे तो इसमें एक बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। इसीलिए एक फास्टर एलोकेशन के लिए कभी कभी कुछ सेक्टर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। अथॉरिटीज मेंटेन कंट्रोल ओवर हु गेट स्पेक्ट्रम एंड हाउ इट इज यूज्ड, इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद नेशनल गोल्स कि क्या जिन कंपनीज को हम अलॉट कर रहे हैं वो मेरे नेशनल गोल्स के साथ मैच करेंगी या नहीं करेंगी, इन सब चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। बट कुछ कॉन्स है जिसकी वजह से हमने देखा था कि 2G स्पेक्ट्रम केस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को बंद करके ऑप्शन एलोकेशन को स्टार्ट किया गया था, जैसे कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इनएफिशिएंट यूज और लोअर रेवेन्यू।
लोअर रेवेन्यू कैसे? तो जब दो कंपनीज जो है वो बिड करेंगी तो जिसका बिड ज्यादा होगा उसको स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाएगा, यानी अगर इसका बिड ज्यादा है तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है वो ज्यादा मिलेगा। बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन हो रहा है तो एक फिक्स्ड प्राइस गवर्नमेंट रखेगी और जो भी कंपनी उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हो जाएगी वो स्पेक्ट्रम उस कंपनी को एलोकेट कर दिया जाएगा। इसीलिए इन सब कारणों से हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को कई बार नहीं अलाउ किया जाता है। अब ऑक्शन एलोकेशन क्या होता है? तो ऑक्शन एलोकेशन इज अ मेथड फॉर असाइनिंग रेडियो फ्रीक्वेंसीज और स्पेक्ट्रम टू यूजर्स थ्रू अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। कि जब एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस से स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्शन एलोकेशन। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस पिटिशन टू एंड कोलिजियम एंड रिवाइव एनजेएसी। लास्ट टू लास्ट डे के एनालिसिस में हमने बात करी थी कि एक बहुत ही सीनियर फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने एक कमीशन प्रपोज किया, एक परमानेंट कमीशन। किस चीज के लिए? तो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कमीशन प्रपोज किया गया था इन द ईयर 2014-15, जो कि था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। और ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या करता था? तो ये जो हमारी हायर जुडिशियरी है, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जजेस को हम अपॉइंट करते थे यूजिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इसमें कुछ मेंबर्स होते थे जो कि मिक्स था जजेस का प्लस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का प्लस कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज का, और ये लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस बनेंगे और कौन नहीं बनेंगे। बट 2015 में इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को, जो कि आया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब किसी भी लॉ को दोबारा से एग्जामिन करना, इस चीज को देखने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को एग्जामिन किया तो उनको पता चला कि ये जो एक्ट है, ये जो बॉडी है इसके द्वारा क्रिएट की गई एनजेएसी, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हैम्पर कर सकती है। और हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू द केशवानंदा भारती केस वर्डिक्ट 1973, कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट जो एनजेएसी है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो पिटिशन था कि कोलिजियम सिस्टम को डिसमिस करके, कोलिजियम सिस्टम को खत्म करके दोबारा से एनजेएसी को रिवाइव किया जाए, इस पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया ऑन द ग्राउंड्स कि ये जुडिशरी का टाइम वेस्ट करेगा एंड देयर इज नो नीड कि जिस जजमेंट को ऑलरेडी दिया जा चुका है उसको हम दोबारा से एग्जामिन करें। तो अब हमें समझने की जरूरत ये है कि कोलिजियम सिस्टम क्या है। एनजेएसी अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोलिजियम सिस्टम प्रेजेंट, क्योंकि हर दिन ये न्यूज में रहता है किसी ना किसी कारण से, तो कोलिजियम सिस्टम क्या है, उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, उसको हम किस तरीके से और रिफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोलिजियम सिस्टम जो है वो एक नॉवेल मैकेनिज्म है विच इज डिवाइज्ड टू इंश्योर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। और ये जजेस किसके होते हैं? तो हमारे हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर, हम जानते हैं कोई एग्जाम नहीं होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है, बट
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है। वो लोग प्रमोशन के साथ साथ धीरे धीरे करके जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बनते हैं। जो हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको एटलीस्ट जो है हाई कोर्ट में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर सब्सिक्वेंट हाई कोर्ट्स में, या फिर एक एडवोकेट होना चाहिए एक प्रोमिनेंट नंबर ऑफ टाइम के लिए। तो ये जो कोलिजियम सिस्टम था, ये हमारा सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस में इस कोलिजियम सिस्टम को इनोवेट किया गया था बाय द जुडिशियरी इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ने या लेजिस्लेचर ने इस सिस्टम को प्रपोज किया था, बल्कि जुडिशियरी ने ही इस सिस्टम को प्रपोज किया था इन द सेकंड जजेस केस एंड द थर्ड जजेस केस। तो सेकंड जजेस केस में पहले कुछ सिस्टम थोड़ा अलग था, फिर थर्ड जजेस केस में इसको फाइनलाइज किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम होगा उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, और जो हाई कोर्ट का कोलिजियम होगा उसमें उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम, और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट का कोलिजियम होता है। बट ये जो कोलिजियम सिस्टम है, ये टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा होता है। क्योंकि अब आप खुद समझिए, अगर आप ऑफिस में आपका जो प्रमोशंस है या जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया ना हो, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम किस लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, और लीडर्स को इलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है। सिमिलरली जुडिशियरी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या जुडिशियरी को अपॉइंट करने का जो तरीका होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या इतना सब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिसमें किसी को भी पता नहीं होता है कि किन किन कारणों से किसी जज को हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब मैंने आपको बताया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के लिए होता है ताकि एक चेक और बैलेंस बना रहे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे। तो इसी सब चीज को आप समझते हैं कि क्या इसके क्रिटिसिजम्स हैं और क्या इसके फेवर आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। The selection process is not open to public scrutiny, raising concerns about accountability. कि अगर किसी अपॉइंटमेंट से पब्लिक जो है वो खुश नहीं है, किसी ऐसे जज को अपॉइंट कर दिया गया जिसका कि पब्लिक इमेज जो है वो उतना सही नहीं है, which is who is famous infamous for torturing the public, तो इन केसेस में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है जो कोलिजियम होता है उसका, कि क्यों उनको अपॉइंट किया गया, एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। नेक्स्ट इज इनब्रीडिंग। जजेस टेंड टू रेकमेंड कैंडिडेट्स फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स, पोटेंशियली लिमिटिंग डाइवर्सिटी। कि जो जजेस होते हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसा जज है जो कि क्रिमिनल लॉ में स्पेशलिस्ट रहा है, तो वो उनकी जो आसपास के लोग होंगे जिनको वो जानते होंगे, जिनके बारे में वो भी सिमिलर बैकग्राउंड के रहते होंगे। तो हो सकता है कि एक वो जब रेकमेंड करें कुछ जजेस का नाम, तो वो उसी बैकग्राउंड से हो। तो इससे क्या होता है कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग जो कि जुडिशियरी का हिस्सा बन सकते थे, वो चीज को हम लिमिट कर देते हैं। नेक्स्ट इज nepotism. Allegations of favoritism towards relatives or colleagues have been raised. कि कहा जाता है ना, you pat my back, I will pat your back, कि अगर आप मुझे फेवर करोगे तो इन फ्यूचर वो फेवर आपको रिटर्न किया जाएगा, जो कि बहुत केसेस में सुनने को मिलता है कि आज किसी के बेटे को अगर जज बना दिया तो कल जाकर के वो किसी आपके किसी रिलेटिव को जज बना देगा। तो इट्स अ टू एंड फ्रो रिलेशन की फेवरेटिज्म के जो चांसेस होते हैं वो इस केस में देखने को मिलते हैं। बट इसके प्रोज क्या क्या है, तो सबसे पहला जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल कोई जज ही ऐसा हो जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हो। बट देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने की संभावना नहीं है। Next is experience-based selection. Judges are best placed to assess the qualifications of other judges. जो जजेस होते हैं वो आपस में, अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट 34 जजेस हैं, तो ये जो है अब जो चीफ जस्टिस होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो इनमें से मोस्टली जो भी जजेस हैं उनको जानते होंगे, तो क्या उनका क्वालिफिकेशंस है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, किस तरीके का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इन चीजों के बारे में भी उनको आइडिया होता है, तो उनको भी समझ आता है कि क्या, इसीलिए कहा जाता है ना कि एक्सपर्ट की हमेशा राय लेनी चाहिए या एक्सपीरियंस लोगों की। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे कहते हैं कि भले ही उन्होंने हमसे ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है बट उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि उनकी जो जजमेंट होती है वो सही होती है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है उसमें सीजेआई होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, तो इनके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो बाकी किसी भी लोगों से ज्यादा होगा, तो देयर आर हाई चांसेस कि इनकी जो जजमेंट होगी किसी चीज को लेकर के वो ज्यादा सही होगी कंपेयर टू अदर्स। लास्ट इज collegiality. Consultation among judges fosters a sense of camaraderie and shared responsibility कि सब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकते हैं, ये चीज कोलिजियम सिस्टम इंश्योर करती है। बट वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो सबसे पहला स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया कि आप, ठीक है, अगर आपको कोलिजियम सिस्टम से ही अपॉइंट करना है तो एटलीस्ट रिफॉर्म द कोलिजियम सिस्टम कि उसके जो भी क्रिटिसिज्म्स है, जो भी कंसर्न्स है उसको लेकर के उसको हम बेटर करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। जैसे एक वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहला एक स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया कि अगर आपको कोलिजियम सिस्टम से ही अपॉइंट करना है तो देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, एक ऑब्जेक्टिव और क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए कि इन कारणों से, जैसे नंबर ऑफ केसेस किसके सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ जजमेंट किसके सबसे ज्यादा है, कितना फास्ट रेजोल्यूशन किसने किया किसी केस का, नंबर ऑफ रिव्यूज किसके केसेस में सबसे कम हुए हैं, ऐसे करके इनकी इंटेग्रिटी और मेरिट को जो डिटरमाइन करे, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए इन जजेस के पोटेंशियल को इवैल्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी मेजर्स कि नए मेजर्स, जैसे कि अगर गवर्नमेंट के कुछ रिकमेंडेशंस हैं तो उनको किस बेसिस पे रिजेक्ट किया गया है या किस बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है या उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, इन सब चीजों के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज कोलिजियम कॉम्पोजिशन, कंसिडर इंक्लूडिंग एमिनेंट जूरिस्ट और सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स कि अभी जो हमारा कोलिजियम सिस्टम है उसमें सिर्फ जजेस ही इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें सिविल सोसाइटी से या कोई एमिनेंट लॉ की जानकारी रखने वाले जो लोग होते हैं उनको भी हम उसका पार्ट बनाएं, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ओपिनियन उस कोलिजियम का हिस्सा बन सके। लास्ट इज ओवरसाइट मैकेनिज्म, एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू रिव्यू कोलिजियम डिसीजंस कि अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है कोलिजियम सिस्टम के डिसीजंस में तो उसको रिव्यू करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए जुडिशरी एक चेक का काम करता है, उसी तरीके से जुडिशरी के भी को भी चेक करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, तो एनजेएसी को मॉडिफाई कर सकते हैं कि ठीक है, अगर एनजेएसी के जो पार्ट था या के जो मेंबर्स थे वो अगर जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को चैलेंज कर सकते थे, तो क्या हम एनजेएसी को थोड़ा मॉडिफाई करके उसको एक बेटर कमीशन की तरफ प्रेजेंट करके क्या इस अपॉइंटमेंट सिस्टम को हम रिफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एडिटोरियल्स पर। सबसे पहला है क्वेश्चनिंग द पोल्स, रेन वॉशेस, आउटप्ले मोमेंट्स। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि सूरत कॉन्स्टिट्युएंसी में जो कैंडिडेट हैं उनको अनकंटेस्टेड विनर डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि कुछ 10 कैंडिडेट्स और थे जिसमें से 2 की नॉमिनेशन को फॉल्स डिक्लेयर किया गया और बाकी के 8 लोगों ने अपने जो नॉमिनेशन था, अपना जो कैंडिडेचर था उसको विड्रॉ कर लिया। तो इन शॉर्ट उस इंसान के, उस कैंडिडेट के ऑपोजिट में कोई भी नहीं था, तो उनको एक अनचैलेंज्ड विनर डिक्लेयर कर दिया गया।
ऐसे ही फिनोमेना को हम बोलते हैं अनकंटेस्टेड इलेक्शन। कभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए नहीं है, बट क्योंकि उनके ऑपोजिशन में कोई भी नहीं था, तो उनको वहां का विनर डिक्लेयर कर दिया गया। और जो ऑथर हैं वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे केसेस में पब्लिक का जो ओपिनियन होता है वो नहीं लिया जाता है। अब एग्जाम्पल से आप समझिए, आपके कॉन्स्टिट्युएंसी में 4 लोग हैं जिनको खड़े होना है, ठीक है। अब उन 4 में मान लीजिए 40% वोट एक के पास है, 20% एक के पास, 20% दूसरे के पास और 20% तीसरे के पास। तो कायदे से जो 40% वाला इंसान है वो विनर होगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द वोट्स उसके पास रहेंगी। बट अगर किसी कारण से जो बाकी के 3 कैंडिडेट्स हैं, जो बाकी के 3 कैंडिडेट्स हैं, उनका नॉमिनेशन हटा दिया जाता है या वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते हैं, तो जो पहला कैंडिडेट रिमेनिंग होता है, बिना इलेक्शन के उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी पहले जो भले ही 60% लोग उस ए को नहीं चाहते थे, उस फर्स्ट कैंडिडेट को नहीं चाहते थे, बट फिर भी एटलीस्ट उनका वोट हुआ था, यानी अगर वो उनका एक ओपिनियन लिया गया था। बट इस केस में किसी का भी ओपिनियन नहीं लिया जाता है, यहां तक कि नोटा को भी कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पे इलेक्शंस ही नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो क्या ये हमारे जो इलेक्शन सिस्टम का एक ड्रॉबैक है या नहीं, इसी बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो एन अनकंटेस्टेड इलेक्शन इज व्हेन अ कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड द विनर विदाउट अ सिंगल वोट बीइंग कास्ट, कि बिना किसी वोट किए, बिना किसी के वोट किए अगर किसी कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कि अभी हमने सूरत के केस में देखा, तो उसको बोलते हैं अनकंटेस्टेड इलेक्शन। दिस occurs when all other contesting candidates either drop out of the race or their candidacy is rejected। जो कि अभी हमने देखा कि सूरत के केस में 2 कैंडिडेट्स की कैंडिडेसी को रिजेक्ट कर दिया गया और बाकी के 8 कैंडिडेट्स ने अपना जो नॉमिनेशन था उसको विड्रॉ कर लिया। अब इसके कारण क्या है, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अनकंटेस्टेड इलेक्शन क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये चीजें हमारे लिए समझना जरूरी है। तो क्या पहले हमारी कंट्री में, हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा देखने को मिला है? बिल्कुल। जब शुरू शुरू में हमारा देश आजाद हुआ था, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पे जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे, तो मैक्सिमम जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे, क्योंकि हम जानते हैं कि उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पार्टी थी और जो जिसने सबसे ज्यादा अब तक का काम किया था पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मैक्सिमम कांग्रेस कैंडिडेट्स जो थे वो अनकंटेस्टेड विनर ही डिक्लेयर कर दिए गए थे, क्योंकि उनके ऑपोजिशन में कोई भी नहीं था। तो सिंस इंडियाज इनॉग्रल जनरल इलेक्शन इन 1951-52, around 30 candidates secured parliamentary polls and by-elections without facing any opposition। और अनकंटेस्टेड इलेक्शंस कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं या कहाँ पे इनके बारे में बात की गई है, तो सेक्शन 53 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। हम जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, तो इसीलिए इसके जो छोटी छोटी चीजें इसके बारे में है, जो कि आज हमने डिस्कस करी या 2 दिन पहले भी हमने इसके बारे में बात करी थी, ये सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या कहता है सेक्शन 53? सेक्शन 53 कहता है कि the procedure in contested and uncontested elections, if the number of contesting candidates is equal to the number of seats to be filled, the returning officer will declare all such candidates to be duly elected to fill those seats। कि अगर एक, मान लीजिए 4 सीट्स हैं और उस पे कैंडिडेट या नॉमिनेशन करने वाले, इलेक्शन लड़ने वाले 4 ही कैंडिडेट्स हैं, 4 से ज्यादा नहीं है, तो उन सारे कैंडिडेट्स को वहां पे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स, तो इन केसेस में यहाँ पर जो विनर होगा वो हर एक कैंडिडेट को एक एक सीट का विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
Simply put, a candidate wins a Lok Sabha constituency or assembly seat or panchayat election uncontested without the need for a vote if they are the sole contender in that constituency. कि वो कहावत, वो मूवी है ना, ये गांव मेरा है और मैं यहाँ का सिंघम, तो वही चीज है कि जो कैंडिडेट अगर किसी कॉन्स्टिट्युएंसी में बिना ऑपोजिशन के खड़ा होता है तो उस केस में उसको वहां का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है. The phenomena has existed since 1951-52 और कांग्रेस has recorded the maximum number of uncontested victories while Srinagar and Sikkim have witnessed such contests at least twice. कि maximum number of uncontested elections किस केस में देखे गए हैं, तो कांग्रेस के केस में, और श्रीनगर और सिक्किम के केस में 2 बार ऐसा देखा गया. तो कभी कभी एग्जाम में ये चीज पूछ लेती है कि ऐसा स्टेटमेंट दे देगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है. उसमें एक स्टेटमेंट मान लीजिए दे दिया कि सबसे ज्यादा अभी तक अनकंटेस्टेड विनर्स जो है वो देखे गए हैं बीजेपी के केस में, तो वो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा. तो इसीलिए ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा, जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के ऊपर जो एक्शन लिया है उससे रिलेटेड. तो पतंजलि के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और भी केसेस को कंबाइन कर दिया है. जैसे कि अभी नेस्ले पर एक एलिगेशन लगाया गया था कि नेस्ले जो बेबी फूड इंडिया में बेचता है और जो वो यूरोप और बाकी कंट्रीज में बेचता है, उसमें जो शुगर कंटेंट है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इंडियन बेबी फूड में जो नेस्ले के द्वारा बेची जाती है उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है कंपेयर टू वो बेबी फूड जो नेस्ले बाकी कंट्रीज में सेल करता है. तो यहीं पर, और दूसरा जो केस है, पहला हो गया हमारा नेस्ले का केस और दूसरा अभी पतंजलि के ऊपर जो पतंजलि के एडवर्टीजमेंट्स को लेकर के केस चल रहा है उससे रिलेटेड. तो ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉमन एफएमसीजी के अंडर कंपाइल कर दिया है. एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कि इनके जो एडवर्टीजमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे और उनपे लिमिट्स होने चाहिए, क्या उनको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जिक्र किया है. तो एट प्रेजेंट हमारे पास क्या लॉज है, उनमें क्या कमी है और क्या कोर्ट इसमें कोई एक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता है, इन चीजों को हम समझते हैं. तो सबसे पहला जो एक्ट है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि एफएमसीजी एडवर्टीजमेंट्स को रेगुलेट करता है. दिस एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक एक्शंस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स. जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि बॉर्नवीटा अपने आप को एक हेल्थ ड्रिंक की तरह प्रोजेक्ट करता था इन एडवर्टीजमेंट्स, तो उस पे एक्शन लिया गया एंड नाउ बॉर्नवीटा हैज स्टॉप्ड प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ हेल्थ ड्रिंक, क्योंकि उसमें जो शुगर कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है. तो अगर किसी हेल्थ ड्रिंक में जो शुगर कंटेंट है वो ज्यादा होता है तो इट इज नॉट अ हेल्थ ड्रिंक, इट इज सिंपली अ मिल्क मिक्स, या आप कुछ भी कह सकते हैं. तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, जो कि मेक फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स अबाउट द प्रोडक्ट्स, फीचर्स और बेनिफिट्स. जैसे आपने एड्स देखे होंगे कि ये दवाई खा लीजिए, इससे आपका वजन 20 दिन में 20 किलो घट जाएगा, या ये क्रीम लगा लीजिए, इससे आपका स्किन टोन जो है वो इतना लाइट हो जाएगा. तो ये सारी जो क्लेम्स होती हैं वो एग्जैजरेटेड होती हैं, फॉल्स होती है, क्योंकि इसके पीछे कोई मेडिकल एविडेंस नहीं होता है. तो इन केसेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्शन ले सकती है. नेक्स्ट क्या है, डिसीव कंज्यूमर्स बाय ओमिटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि आप जो इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचानी चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक नहीं पहुंचती है. तो वैसे केसेस में क्या होता है कि वो जो एडवर्टीजमेंट होता है उस पर एक्शन लिया जा सकता है. लास्टली, एक्सप्लॉइट अ कंज्यूमर्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज. जैसे छोटे बच्चों के केस में, तो देखिए आप किंडर जॉय या किसी भी चॉकलेट का जो एड आता है उसमें क्या दिखाता है कि ये चॉकलेट खा लीजिए, आपका जो आपके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल उनको विटामिन मिनरल सब कुछ मिल जाएगा. या आटा नूडल्स के केस में जो एड आता है कि 2 रोटी के बराबर इसमें प्रोटीन होता है या आयरन होता है. तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये चीज समझ नहीं आती है, उनको लगता है कि अगर 2 रोटी के जगह हम मैगी खा के रह लें या आटा नूडल्स ही खा के रह लें तो बात तो बराबर हो जाएगी. और जब पेरेंट्स उनको ये चीज बोलते हैं तो दे से कि एड्स में तो यही दिखाते हैं.
तो ये एड्स जो होते हैं वो मिसलीडिंग होते हैं टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, और इन मिसलीडिंग एड्स के अगेंस्ट एक्शन कैसे लिया जा सकता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। सेकंड जो है वो है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया कोड, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइन है फॉर एडवर्टाइजिंग कंटेंट इन इंडिया। और ये जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट फिर भी जो ASCI है वो एक्शन ले सकता है अगर कोई इस कोड को वायलेट करता है तो। दिस कैन इंक्लूड पब्लिक सेंसर एंड विड्रॉवल ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रिविलेजेस, कि जो प्रिविलेजेस आपको एडवर्टीजमेंट के लिए मिली हैं उसको विड्रॉ किया जा सकता है। तो जैसे क्या क्या चीजों को ये प्रोहिबिट करता है कोड, तो मिसलीडिंग और डिसेप्टिव एड्स को, ऑब्सीन और इनडिसेंट एड्स को, डिस्करेज ऑफ अदर प्रोडक्ट्स और कंपनीज, यानी जो दूसरी कंपनीज या प्रोडक्ट्स को जो एड्स नीचा दिखाती हैं वैसा, या फिर किसी और लॉ को जो वायलेट कर रहा हो वैसा एड। तो क्या क्या चैलेंजेस है इसके, ये जो अभी हमारे पास जो भी लॉज हैं उसके कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि मिसलीडिंग क्लेम्स। जैसे पतंजलि के ही केस में जो एड्स पतंजलि ने चलाए थे कि उनकी जो दवाइयां हैं वो हाई ब्लड प्रेशर को या थायराइड को, इन सब चीजों को क्योर कर सकती हैं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक बैकिंग नहीं था, बट फिर भी उन्होंने ऐसे एडवर्टीजमेंट्स चलाए। तो इससे हेल्थ रिस्क जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं। तो इन लॉज के होते हुए भी अगर किसी कंपनी के पास ऐसा करने का हिम्मत होती है, ऐसा करने की हिम्मत होती है, तो यानी जो लॉज हैं वो अभी तक एडिक्वेट नहीं है या उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज। FMCG advertisements are often targeted towards children or people with limited knowledge about a particular product, और इन केसेस में जो लोग हैं उनको कम नॉलेज होती है चीजों के बारे में, तो जो कंपनीज होती हैं वो इसी चीज का फायदा उठाती हैं। Next is rapidly evolving industry. The FMCG is constantly innovating and new marketing strategies emerge quickly, and keeping the regulations up to date with these trends can be difficult. जैसे कि अब ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, पहले ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट्स होती थी, टीवी में एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है रैपिडली इवॉल्विंग इंडस्ट्री, की जो FMCG सेक्टर है हमारा वो टाइम टू टाइम इवॉल्व कर रहा है। जैसे पहले न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स होती थी या टीवी में एडवर्टीजमेंट्स आती थी, अब आपके पास ऑनलाइन भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, यूट्यूब पे भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। तो उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना होगा, इन लॉज को उनके साथ साथ अप टू डेट करते रहना पड़ेगा। Next is influencer marketing. The rise of influencer marketing creates a new layer of complexity. जैसे देखिए पहले अभी जो आप सोशल मीडिया जब यूज करते हैं तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग किसी किसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। पहले आपको दिखता नहीं होगा कि उस पर पेड एडवर्टीजमेंट या पेड पार्टनरशिप कुछ लिखा गया हो या स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट अब ये चीज मैंडेटरी कर दी गई है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी भी प्रोडक्ट को पार्टनरशिप में रिव्यू कर रहा है या उसको यूज कर रहा है तो उसके साथ साथ पेड का जो टैग है वो लिखा होना चाहिए। जैसे कई बार मूवीज में भी किसी चीज का आप प्रमोशन देखते हैं तो इन सब चीजों को आप स्टार्टिंग में जब मूवी रिलीज होती है तो टॉप स्पॉन्सर या टॉप पार्टनर्स करके उनका नाम लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट इज surrogate advertising. Companies might resort to promoting a banned product like cigarettes by regulating a substitute product. जैसे अल्कोहल, अब अल्कोहल का आप एडवर्टीजमेंट कभी नहीं देखेंगे, बट आपने हमेशा वो एड देखा होगा रॉयल स्टैग का। ये क्या किस चीज का एड दिखाते हैं, तो ये डीवीडीज का एड दिखाते हैं। तो क्या रॉयल स्टैग डीवीडीज बेचती है? नहीं, रॉयल स्टैग इज एन अल्कोहल ब्रांड और वो सरोगेट एडवर्टीजमेंट करती है किस चीज के लिए, तो अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। लास्ट इज एनफोर्सिंग रेगुलेशंस। एनफोर्सिंग द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस अक्रॉस अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद डाइवर्स मीडिया लैंडस्केप कैन बी अ चैलेंज। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लिया है वो एक बहुत बड़ा स्टेप है, और यहाँ जो ऑथर है वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है, बट आगे अब यहां से जो गाड़ी है वो लेजिस्लेचर आगे लेकर जा सकती है
ना कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ अगर कोई गाइडलाइन या फ्रेमवर्क सुप्रीम कोर्ट बना के देता है तो दैट विल बी जुडिशियल ओवररीच। और क्या होता है जुडिशियल ओवररीच? मतलब जिस केस में जहां पर सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशरी का रीच नहीं है, वहां पर भी अगर वो अपना जो लॉज हैं उनको बनाने की कोशिश करता है या जो रूल्स हैं उनको बनाने की कोशिश करता है, तो उसको बोला जाता है जुडिशियल ओवररीच। लास्ट न्यूज हमारा आज का है स्टेबिलिटी इन मॉलडीव्स। हम जानते हैं कि मॉलडीव्स में भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए और वहां पे फिर से मोइनुद्दीन मोइजू को फिर से इलेक्ट कर लिया गया है वहां का प्रेसिडेंट। एंड वी ऑल नो कि जो मोइनुद्दीन मोइजू हैं वो एंटी इंडिया स्टैंड के लिए जाने जाते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया और मॉलडीव्स के बीच के जो रिलेशंस हैं वो काफी खराब होते हुए नजर आए हैं ड्यू टू सेवरल इंस्टेंसेस, जैसे इंडिया आउट कैंपेन जो मॉलडीव्स में चलाया गया, या बॉयकॉट मॉलडीव्स ट्रेंड जो इंडिया में चला, वहां के कुछ मिनिस्टर्स ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में या इंडिया के बीचेस के बारे में, होटल्स के बारे में जो अलग अलग कमेंट्स दिए, वो सारी चीजें थी जो इंडिया और मॉलडीव्स का जो अब तक का रिलेशन रहा है उसको कहीं ना कहीं जो उसका इमेज है उसको खराब करती है और एक बैड लाइट में हमारे रिलेशंस को प्रोजेक्ट करती है। तो इंडिया और मॉलडीव्स का जो रिलेशन है वो कोई नया नहीं है, इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। और इंडिया और मॉलडीव्स हमेशा से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे हैं, क्योंकि आप मॉलडीव्स की अगर लोकेशन देखिए तो इंडिया से बिल्कुल पास में है। इट इज अ नेबरिंग, अ सी नेबर कह सकते हैं, जिसके साथ हम सी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेबर्स के साथ जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, मॉलडीव्स भी उसका एक पार्ट है, तो उनके साथ हम अच्छे रिलेशंस बना के रखें। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है मॉलडीव्स में, फिर चाहे वो वहां इंडियन आर्मी का वहां से उनका रिक्वेस्ट करना कि आर्मी प्रोफेशनल्स को वहां से बाहर निकाल दें, या उनका इंडिया आउट कैंपेन, या वहां पे जो इंडियंस रहते हैं उनके खिलाफ जो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो सारी चीजें जो है वो इंडिया और मॉलडीव्स के रिलेशन को खराब कर सकती हैं। एक बार आप इसका मैप देख लीजिए, तो ये है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड और ये है मॉलडीव्स। ये इंडिया है हमारा, और इंडिया मॉलडीव्स और इंडिया के बीच में दो चैनल्स हैं जो कि है 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, और ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप को और मॉलडीव्स को सेपरेट करने वाला वाटर बॉडी कौन सा है, तो आपको उस हिसाब से आंसर करना होगा। तो हम देखते हैं कि इंडिया और मॉलडीव्स के जो रिलेशंस हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं और क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहे हैं। तो सबसे पहला, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक्स। डीप रूटेड कल्चरल एंड एथनिक कनेक्शंस फॉस्टर्ड ओवर सेंचुरीज फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप। कि ये कोई नया पिछले कुछ 100 साल 150 साल पुराना रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि बहुत सालों से हम इस इंडिया और मॉलडीव्स के रिलेशन को फॉस्टर करते आए हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया इज अ क्रूशियल सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर मॉलडीव्स गिवन इट्स लोकेशन इन द इंडियन ओशन। और हम जानते हैं कि अंडर सेवरल इनिशिएटिव्स जैसे कि सागर, जो इंडिया है वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में हमें दिखाई देता है। कहां पर? तो इंडियन ओशन में। और जो भी इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं, इंडिया उन सबको इक्वली ट्रीट करता है, इंक्लूडिंग मॉलडीव्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर मॉलडीव्स विद सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टूरिज्म। कि वहां पे हॉस्पिटल्स बनाना या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, इन सब चीजों में जो इंडिया है उसने मॉलडीव्स को असिस्टेंस दी है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस कंट्री में वो बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई इकोनॉमिकली आल्सो मॉलडीव्स बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड इंडिया बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मॉलडीव्स एज वेल। Last is disaster relief. India has consistently provided humanitarian assistance to Maldives during natural disasters, including COVID. कोविड के टाइम पे भी हमने मॉलडीव्स को वैक्सीन प्रोवाइड किए थे अंडर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। हम जानते हैं कि इंडिया ने अपने नेबर्स को भी उतनी ही प्रायोरिटी दी थी,
कि जब जितनी की अपनी कंट्री के लोगों को, जब बाकी कोई भी कंट्री वैक्सीन देने को तैयार नहीं था, तब इंडिया टुक द इनिशिएटिव एंड डोनेटेड वैक्सीन टू द नेबरिंग कंट्रीज, जो कि क्योंकि ये नेबरिंग कंट्रीज ऐसी थी जो कि खुद वैक्सीन डेवलप करने के लिए उतनी केपेबल नहीं थी, इसीलिए इंडिया टुक अ लीड। बट नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है, तो अनइक्वल पार्टनरशिप, concerns exist regarding the perception of an unequal partnership with some Maldivians feeling overly reliant on India, जो कि अभी इंडिया आउट कैंपेन जो है उसके थ्रू हमें देखने को मिलता है कि कुछ जो लोग हैं वहां पे उन्हें ऐसा लगता है कि मालदीव्स हैज बिकम वेरी डिपेंडेंट ऑन इंडिया, और बिना इंडिया के मालदीव्स की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से जो वो लोग हैं वो इंडिया को मालदीव्स से बाहर निकालना चाहते हैं। Next is domestic politics. Internal shifts in Maldives can influence its foreign policy, potentially impacting relations with India. कि मालदीव्स में क्या होता है ना कि अगर एक पार्टी जो एंटी इंडिया है उसकी सरकार है, तो दूसरी पार्टी जो वो क्या करती है कि वो इंडिया आउट का कैंपेन चलाती है ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और लोगों का वोट्स ले सके। वहीं एक और जो दूसरी पार्टी है वो प्रो इंडिया है और एंटी चाइना है, तो उस पार्टी की जब गवर्नमेंट होती है तो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, और ऑपोजिशन पार्टी की जब गवर्नमेंट होती है तो इंडिया के साथ जो रिलेशंस है वो खराब हो जाते हैं। बट दिस शुड नॉट बी द केस, इररिस्पेक्टिव कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट में है या नहीं है, जो रिलेशंस है उनमें एक कंसिस्टेंट ग्राफ मेंटेन होना चाहिए। लास्ट इज ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, जो कि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि मालदीव्स जो है वो इंडिया से तो भले ही दूर होता जा रहा है, बट इट्स प्रॉक्सिमिटी इज इंक्रीजिंग विद द चाइनीज और द चाइनीज कंट्री। तो इस वजह से जो, और चाइना और इंडिया, क्योंकि चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री इंडिया के क्लोज रहे या इंडिया से कोऑपरेट करे, तो वो क्या करता है कि वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज को अपने साथ लेके चलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने नेपाल के केस में भी ये देखा है, बांग्लादेश के केस में भी, और अब तो इनफैक्ट भूटान के केस में भी। वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिकेशन, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं चाहे वो इंटरनल मैटर्स से लेके हो, एक्सटर्नल मैटर्स या सिक्योरिटी मैटर्स से लेकर के, तो बातचीत करके उस मसले को सुलझाने की जरूरत है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन, प्रायोरिटाइजिंग कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स इन एरियाज लाइक infrastructure development, renewable energy can foster a sense of shared benefit, कि जो भी चीजें म्यूचुअली दोनों कंट्रीज को बेनिफिट करती हैं उन प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज रेस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी, कि आप किसी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें, ना तो मालदीव्स इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करे और ना ही इंडिया मालदीव्स के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करे। Last is multilateral engagement. Engaging with Maldives through regional forums like SAARC can create a more balanced and inclusive partnership. तो अलग अलग जो रीजनल फोरम्स हैं जिसमें इंडिया और मालदीव्स दोनों ही उसका पार्ट है, उन फोरम्स को यूज करके दोनों कंट्रीज अपने रिलेशंस को बेटर कर सकती हैं, जो कि हम पाकिस्तान के केस में भी कहते हैं कि जो भी फोरम्स जैसे सार्क हो गया या बिम्स्टेक हो गया, इन सब चीजों में जो इंडिया और पाकिस्तान है वो अपना जो एक साथ मिल करके अपने बायोलैटरल इश्यूज को भी सुलझा सकती हैं और मल्टीलैटरल लेवल पे भी कोऑपरेशन को इंक्रीज कर सकती हैं। एक बार फिर से ये मैप देख लीजिए इंडिया और मालदीव्स का, और इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सब्सक्राइब करिए सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल को। अगर आप टाइप करेंगे सर्वोदय आईएएस ऑफिशियल टेलीग्राम में तो आपको जो पहला लिंक दिखेगा, आपको जो पहला चैनल दिखेगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद।